ठीक। देखो जी, क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास, कुछ रिवाइज बताओ भाई, बताओ भाई क्या पढ़ा था हमने। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा गया था, ठीक है। अब जैसे कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज, तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखो कि बेल्जियम जो है किन कंट्रियों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता था। नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, हाँ, नीदरलैंड आगे, नीदरलैंड, फ्रांस, बिल्कुल सही है, फ्रांस। देखो और नहीं, डच नहीं, तो लंजरबर्ग है ना, लंजरबर्ग जो भी है। अब इसमें ऑप्शन कैसे बनेगा, चार दे देगा, एक नाम यहाँ पे जैसे इसने बोला डच, तो एक बनाएगा डी ऑप्शन, कौन सा इसमें से गलत है, तो डच नहीं शेयर कर रहा है तो वो गलत है, या चार ऑप्शन देगा, तीन गलत देगा, कहेगा कौन सा इसमें से करता है, एमसीक्यू कैसे बनेगा, सही कौन सा है। फिर एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका का पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज जो हमने बताया था, कितने परसेंट है सिल्हालाज थे, 18% तमिल थे, उसमें से भी 13%, हाँ ये बताना है, ठीक है। एथनिक मतलब होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं कल्चरली डाइवर्स, उसको हम लोग एथनिक कहते हैं। ऐसे ही बेल्जियम में आपने देखा था कि सेंटर में अलग डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, पूरे कंट्री में अलग डिस्ट्रीब्यूशन था, 1% जर्मन थे, लेकिन जब कैपिटल की बात होगी तो जो ब्रुसेल कैपिटल है उसमें जर्मन थे ही नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। व्हाट आर टू मेन पावर शेयरिंग, तो दो पावर शेयरिंग होगा, अगर एमसीक्यू में केवल है तो केवल आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना, इनका नाम लिख के आएगा। और थोड़ा सा और इसको एसेशन रीजनिंग में आएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल का डिफिनेशन दे देगा, जैसे कि कुछ कह दिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, ये गलत है। सही क्या है, बिटवीन द हॉरिजॉन्टली मतलब सभी लोग इक्वल हैं, कौन कौन, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जो रूल बनाता है, जो रूल एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी क्या करता है, रूल चेक करता है कि सही बना है या गलत बना है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि एमसीडी या पंचायती राज। सेंटर में कौन होगा, जो केंद्र सरकार है, जैसे अभी बीजेपी है, ठीक। स्टेट में कौन है आपके, केजरीवाल भैया है, ठीक है, आम आदमी पार्टी। और अगर हम म्यूनसिपालिटी देखा तो उसमें फिर से बीजेपी, एमसीडी में भी फिर बीजेपी है। सेंटर की अपनी कुछ ताकतें हैं, स्टेट की कुछ अपनी ताकतें हैं, और लोकल गवर्नमेंट की अपनी कुछ ताकतें हैं, और आपस में इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक तरह से कनेक्टेड हैं, बट उनके पावर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, उनको दे दिया गया इंडिपेंडेंट, ठीक है भैया। ये मान लीजिए डिफेंस है, डिफेंस में केवल सेंटर ही डिसीजन ले सकता है, साइंस एंड टेक में केवल सेंटर ही डिसीजन ले सकता है। स्टेट मान लीजिए एग्रीकल्चर है उस पर ले सकता है, सड़क बिजली पानी उस पर ले सकता है। कुछ होती हैं कंकरेंट लिस्ट, वो बाद में हमारा टॉपिक का सिलेबस नहीं है, ठीक है। फिर ये था कि अगर दो तरह का मॉडल था, एक तो श्रीलंका का मॉडल था और एक बेल्जियम का मॉडल था, इन दोनों में एडवांटेज क्या था या अच्छी बात क्या थी, एडवांटेज, दोनों को कंपेयर करना था। अच्छी बात तो देखो कोई खास उसमें तो थी नहीं, श्रीलंका तो फेल ही हो गया था, ठीक है, तो उनका कंपैरिजन लिखना है कि वहां पे मेजोरिटी, एमसीक्यू में चार ऑप्शन बना देगा, आंसर के ही चार टुकड़े बना देगा बड़े बड़े, ठीक है, और उसको फिर हम पढ़ेंगे तो उसमें कोई एक स्टेटमेंट गलत लिखा रहेगा कि जो कि या तो इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेल्जियम की अकोमोडेशन की, या श्रीलंका वाले की नहीं करेगा, तो उसमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब जो आप पैराग्राफ लिखती थी उसको बुलेट्स बना देगा, उसमें एक गलत डाल देगा ऑप्शन। इसका हम एमसीक्यू पूरा कंपाइलेशन करेंगे, अभी मार्केट में बुक नहीं आई है, आ जान दीजिए, जो बुक है हम लोग के पास उसमें कम ही है, जैसे कुछ मैंने भेजे थे, और अभी ईडू कार्ड का भी आज भेज दूंगा मैं, कुछ बुक के आपको नहीं भेजा है, ग्रुप पे साथ भेजा होगा, रीचेक करते हैं उसको, रीसेंड करते हैं, ग्रुप पे भी आज ही ऐड हुए ना, तो पुराना नहीं दिखाता है हमें, ठीक है, तो रीसेंड करेंगे हम उसको। तो अभी केवल थोड़े थोड़े एमसीक्यू हमारे पास हैं, 20 30 40 है, पब्लिकेशन आ जाने दीजिए, 5 6 बुक हम कंपाइल करके 200 पर या 100 का एमसीक्यू बना देंगे हर चैप्टर वाइज, तो वो वहां से याद कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो सारे क्वेश्चंस।
बस बस क्वेश्चन लिखना है आराम से, इसको ऐसा रेफरेंस के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा था 1-2 पेज, उससे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सब तुम्हारा दोस्त वेडनेसडे से ज्वाइन करेगा, वेडनेसडे से ज्वाइन करेगा ये सब, यानी कल का भी लेक्चर छूटेगा उसका। मैंने कहा कि झंझट खत्म कर देते हैं आप लोग का ऑनलाइन का, डबल डबल सब्जेक्ट नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ना, तो मैंने उस सिस्टम को ही हटा दिया जो ओवरलैप कर रहा था। अब बच्चे यहाँ, जो बच्चे ऑनलाइन थे वो अब यहाँ से पढ़ेंगे ऑनलाइन, समझ गए? तो जिनमें आपको आना था अब वो आएंगे आपके क्लास में, मैं यहीं से ही लाइव क्लास करूँगा उनका भी। कोई ऑप्शन नहीं है ना, यहीं से लाइव पढ़ेंगे तुम्हारे साथ, वो फिर रिवीजन हो जाएगा उनका, लाइव पढ़ेंगे फिर से। अभी वहाँ चालू कहाँ हुआ, आज ही थी ना क्लास, तो आज मैंने शिफ्ट कर दिया। यहीं से लाइव जाएगा, मीट ऐप मीन्स कनेक्ट होगा, कल होगा, देखना एक्सपेरिमेंट होगा। ये तो यूट्यूब के लिए जा रही है, नहीं हो रहा क्यों है? हम लोग ने पिछले लास्ट ईयर डाला था हमने, तब से वीडियो पड़ा ही नहीं था, चैनल डेड हो जाएगा, उसमें कुछ पढ़ते रहना चाहिए, धीरे 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 कंटेंट अपलोड होगा तो देखेंगे लोग कभी ना कभी। चैनल तो सर का है, इंस्टीट्यूट का अपना चैनल है ये। एसएसटी के ज़्यादा वीडियो नहीं है ना उस पर, साइंस के हैं एसएसटी के 3-4 वीडियो ही हैं केवल, एग्रीकल्चर का है उस पर एक, पावर शेयरिंग का उस पर भी है, बट एक ही है या दो है। टॉपिक है पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग के लिए तो पूरी आजादी की लड़ाई हुई थी, अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश इंडिया थी, वो इंडियंस को पावर नहीं शेयर कर रहे थे, मतलब आजादी नहीं थे, हम गुलाम थे। तो सिस्टम, जब हम ऑलरेडी गुलाम थे तो हमें आइडिया वहीं से लग गया कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कहते हो कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो इसका डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही डिफिनेशन होता है। यानी हमें जो भी लॉ बनानी है वो जनता के लिए बनानी है, जनता के हित के लिए बनानी है, तो हमें पीपल से कंसर्न लेना चाहिए, उसके लिए पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है, आपने इनसे अपने वैसे बुक इनके आपके पास बुक लाई है ना, तो है वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, क्यों जरूरी है डिजायरेबल। ठीक है, साथ ही साथ पावर शेयरिंग करने से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है किसी भी दो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम है, अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं उनके बीच में, फॉर एग्जांपल उनको भी कहते हैं कि आपको भी बोलने का अधिकार है, आपके लिए भी लॉ बनाया जाएगा, आप भी जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करिए एज अ जनता के स्फेयर में, तो उनके बीच का जो वायलेंस होता है जो इसकी वजह से वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, टॉपिक डाल के लिखिए,
ये हेडिंग होगी इसके टॉपिक। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग इज गुड because it helps to reduce possibility to reduce possibility of conflict between social group. What is social group? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अदर कम्युनिटी है इंडिया की, ठीक है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, फ्रेंच, जर्मन, है ना, बोलने वाले भाषा लोग। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे सिन्हालास थे और तमिल बोलने वाले लोग थे, या हिंदू मुस्लिम थे और बौद्ध धर्म फॉलो कर। ये क्या हो गए? सोशल ग्रुप हो गए। अगर इन सोशल ग्रुप के बीच में हम पावर शेयर कर दें, पावर का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर दे दें हम उनको, कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल करोड़ बाग में बौद्ध धर्म के लोग हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने कम्युनिटी को कुछ करना चाहते हैं, तो उनका अगर रिप्रेजेंटेटिव कोई है जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए अपनी बात को रखता है, जो भी पार्लियामेंट सिस्टम होती है जहां से गवर्नमेंट रूल बनता है, तो कभी भी बौद्ध धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा या उनकी बात सुनी जाएगी। अगर आप उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते तो क्या होगा? उनको आप सप्रेस कर रहे हो, आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो जब भी किसी भी समुदाय ग्रुप को अगर आप डिस्क्रिमिनेट और डोमिनेट करोगे तो क्या होगा? हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर वायलेंस होगा, और वायलेंस होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। Since social conflict often lead to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो दूसरा है to ensure stability of political order. What is political order? For example, आज गवर्नमेंट बनी कल गिर गई, आज सरकार बनी कल गिर गई या कोलैप्स कर गई, तो एक तो पहली बार गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, इलेक्शन होता है, इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, और फिर वो किसी वजह से अगर वो कोलैप्स कर जाती है, अगर ऐसा होता रहेगा तो गवर्नमेंट कभी बन नहीं पाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी तो क्या किसी देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट बने 5 साल के लिए आएगी, तब तो रोड मैप तैयार करेगी कि हम आने वाले 5 साल में ब्रिज बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली देंगे, एजुकेशन देंगे। जब वो काम ही नहीं कर पाएगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। ठीक, थर्ड पॉइंट से पहले पढ़ लेते हैं। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, ओपन कर लीजिए। इम्पोजिंग द पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल होगा, ठीक है। तो इम्पोजिंग टॉपिक से पढ़े। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट ओवर अदर may look like attractive option in the short run, but in long run it undermine the unity of nation. एक बार को आपको लग सकता है कि अगर हम मेजोरिटी को सारी ताकत दे दे, पावर दे दे, तो गवर्नमेंट जो है अच्छा काम करेगी, बट ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिन्हालास को पूरी पावर दे दी गई थी, तो हो सकता है 10-15 साल को उन्होंने मस्त रूल किया, अपने लोगों का विकास किया, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बट इन लॉन्ग रन क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ, अनस्टेबिलिटी उनके अंदर क्रिएट हुई। तो लॉन्ग रन में मेजॉरिटी गवर्नमेंट हमें जो मेजोरिज्म है, मतलब किसी एक समुदाय को केवल पावर में दे देना और जो माइनॉरिटी में उनको डिस्क्रिमिनेट करना, वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये है इसका मतलब। Tyranny of majority is not just oppressive of minority, it's often bring ruin the majority as well. इस वर्ड का क्या, इस पैराग्राफ का मतलब है कि हम जैसा देखिए कि हम मेजॉरिटी को तो पावर दे दिए और मेजॉरिटी ने ये कहा कि अगर आप हमको पावर दोगे तो हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे लोगों के लिए डेवलपमेंट ज़्यादा है, ज़रूरत है। लेकिन देखा गया इन लॉन्ग रन उनको भी नुकसान झेलना पड़ा। कैसे? वॉर हुआ तो वो भी मारे गए, सिन्हालास भी मारे गए, है ना, वो भी कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हुए, उनको मतलब उनकी भी डेवलपमेंट गिरी। जब वॉर होगा तो इकोनॉमिकल क्या होगा? ड्रेन होगा,
पैसे खर्च होंगे, हथियार में पैसे खर्च होंगे। द सेकंड एंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डेमोक्रेटिक इज पावर शेयरिंग is the very स्प्राइट या स्पिरिट, क्या कहते हैं इसको, ऑफ डेमोक्रेसी, या कह सकते हो डेमोक्रेसी की आत्मा, या जो भी कह सकते हो, डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट, जिस जब हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो डेमोक्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू या पिलर क्या है, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब ही यही है कि आप अपने सिटीजन को इतना तो राइट दो कि वो अपनी बात कह सके, या अगर कोई रूल बनाया है आपने, उनको नहीं पसंद है, तो वो अपनी बातों को कह तो सके। अब सिटीजन कैसे कहता है, देखिए सिटीजन कैसे अपनी बात कहता है, मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट से समझाता हूं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 150 करोड़ के लगभग जनता है। अब ये सभी लोग से अगर जा जाके पूछोगे यूट्यूबर की तरह कि आपको क्या चाहिए, तो कोई भी कुछ भी कहेगा। तो कहेगा मुझे आईफोन चाहिए, ना कोई कहेगा मुझे प्ले स्टेशन चाहिए। हम सबसे नहीं पूछ सकते हैं इसको। और यहाँ जो भी हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमने क्या किया, इनको इनके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट डिवाइड कर दिया। हमने सीट डिवाइड किया लोकसभा में और राज्यसभा में। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पार्लियामेंट। मैं बात कर रहा हूं सेंटर की, लोकसभा में अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 545 सीट है। कितने, 545 सीट। ये 540 सीट ऐसे सीट बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे चेयर रखा है ऐसी चेयर बनी हुई है 545। ये 545 लोग पूरे स्टेट से चुन के आते हैं, पूरे स्टेट से इनका इलेक्शन होता है और चुन के आते हैं। और इसमें भी लगभग 250 या 255 के आसपास है, नंबर उतना एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है ना, जरूरी भी नहीं है, बस आपको समझने की कोशिश है। तो ये जो 545 लोग हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके, 150 करोड़ के। आप इन्होंने तो चुन के भेजा। फॉर एग्जाम्पल करोल बाग में रहते हो, करोल बाग में पानी की प्रॉब्लम है, तो करोल बाग में अगर मान लो 50,000 लोग रहते हैं, तो सब 50,000 लोग नहीं जा सकते केजरीवाल के पास कि हमको पानी चाहिए। हमारे यहाँ आप कौन जा सकता है, जो यहाँ का आपने चुना होगा मंत्री, मतलब विधायक जिसको चुना होगा, जिसको आपने वोट देगा, वो जाके केजरीवाल कहेगा कि हमारे एरिया में पानी वाटर लॉगिंग हो रहा है, कुछ करिए। तो वो आपकी बात वहां तक ले गया। तो हम चुनते हैं 545 रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या किया, अपनी बात को 545 लोगों को दे दिया, पावर दे दिया। अब ये 545 लोग जो लेंगे आपका डिसीजन, आपके कर्ता धर्ता होंगे। इस 545 में जिसको मेजॉरिटी मिलती है वही गवर्नमेंट बनाती है। मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि 50% प्लस 1 सीट, लगभग अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास। बीजेपी को 300 प्लस सीट मिला था, 300 से ज्यादा उन्होंने सीट जीत ली थी मान लो, और बचे हुए को कांग्रेस और अदर पार्टी मिल गए, उनको हम अपोजिशन कहते हैं। जो जीता उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, जो जीता उसने गवर्नमेंट बनाई। अब ये 300 लोग जो भी बनाएंगे रूल कानून, वो ये कह के बनाएंगे, क्या कहता है पीएम जी, क्या कहते हैं, कहते हैं हम जनता के सेवक, यही कहते हैं ना, जनता ने हमें चुन के भेजा, यही कहा जाता है। इसका मतलब ये वो 300 लोग हैं जिनमें से पीएम डिसाइड हुए, पीएम बने, और ये जो भी डिसीजन लेंगे वो इनडायरेक्टली इन 150 करोड़ लोगों ने लिया है। क्योंकि हम पार्लियामेंट में 150 करोड़ चेयर नहीं लगा सकते हैं, कभी पॉसिबल है, दिल्ली भर जाएगा तो भी लोग नहीं आ पाएंगे। अरे हाँ, तो यहीं पे है ना, इंडिया गेट के पास ही है ना पार्लियामेंट। तो 300 लोग बोल दिए कि हाँ आज से हर बच्चे को आईफोन दिया जाएगा, तो फिर वो बिल बन गया। ठीक, तो पहले बिल बनता है, उस पर डिबेट होता है, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। बिल होता है, बिल में कुछ लिखी होती है बातें, फिर वो डिबेट होता है, फिर वोटिंग होती है, सबने बोला हाँ भाई, अभी 300 तो बोलेंगे ही भाई, इन्हीं की सरकार है, हाँ ये बिल सही है। जैसे किसान बिल अभी चल रहा है डिबेट में, ठीक है, पास हो गया, वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। हाँ मतलब अभी रुक गया क्योंकि डिबेट चल रहा है, क्योंकि किसान अपोज कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो गया ना, एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया है, तभी चल रहा है उस पर डिबेट। ठीक है, सो किसी भी देश में, अच्छा ये हुआ क्या, इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो आपने क्या किया, आपने मतलब जनता ने, ये है जनता भोली भाली सी, इन्होंने क्या किया, पीपुल्स, स्पेलिंग गलत है, एनीवे इन्होंने पावर को शेयर कर दिया। जो पीपुल्स है, जनता हमारी, उन्होंने अपने पावर को
इनको भी देंगे, इनडायरेक्ट जाति, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा का इन्होंने सबको इसको दे दिया पावर। ये जो फीचर है यही फीचर है डेमोक्रेसी का। ये फीचर क्या है, मतलब ये वन ऑफ द फीचर है, ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं, जो कि मैंने थर्ड पॉइंट लिखा वो यही कि हमने कुछ लोगों को भेज दिया, यहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, जो हमारे कर्ता धरते हैं। अब कल को ये बिजली महंगा कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए सस्ती बिजली, बट ये महंगा कर दिए, आप कुछ नहीं कर सकते 5 साल तक। आप यही कहोगे कि भाई हमने तो भाई बोले हाँ, आपने तो चुन के भेजा ना सर। अब जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, आपको पसंद है पेट्रोल, मेरे को तो नहीं पसंद है महंगा, मेरे को तो बहुत महंगा पड़ रहा है पेट्रोल, है ना। मेरी स्कूटी भी एवरेज खराब देती है, बट मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं। मैं कुछ बोलूंगा तो सरकार किसने बनाई, आप ही ने तो बनाई, यानी आप चाहते थे, कह सकती है सरकार ये कि आप चाहते थे, बिकॉज हम जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए तो लगा रहे हैं। बात समझिएगा, ये डिबेटेबल टॉपिक है। सो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो कोई देश वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा, वो फिर ऑटोक्रेटिक देश कहलाएगा। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा डिजायरेबल, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों डिजायरेबल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद है थर्ड पॉइंट के बाद हाँ, a democratic rules involve sharing power with those affected by its exercise and who have lived with effect। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किनके किनके बीच में होता है, एक तो वो जिन पे उस पावर शेयरिंग का प्रभाव पड़ता है। एक बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कुछ सेट ऑफ पावर एक किसी समुदाय को दे दिया, माइनॉरिटी के लोग हैं मान लीजिए, उनको मैंने दे दिया कि आपकी इतनी % सीट रिजर्व है किसी चुनाव में, क्यों, आप जीत के आएंगे तो आप अपने लोगों को, समुदाय के लोगों का काम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने उनको पावर दिया, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया। वो चुन के आए, उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया और अपने जो लोग हैं जिन्होंने उनको भेजा चुन के, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन्होंने क्रिश्चियन के लिए चर्च बनवाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, और उन्होंने पावर का यूज किया। तो एक पावर को इफेक्ट हुआ क्योंकि उन्होंने यूज किया, इफेक्ट में लाया ना। अगर हम वो उनको देते ही नहीं पावर, पार्लियामेंट उनको चांस देते ही नहीं, तो क्या वो स्कूल कॉलेज बना पाते अपने लिए, नहीं बना पाते। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। पीपुल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ये जनता का राइट है। फोर पॉइंट, पीपल हैव a right to be consulted on how they are to be governed। हर देश के जो सिटीजन हैं उनसे ये पूछना जरूरी है, ये पूछना जरूरी है कि किस तरह की सरकार वो चाहते हैं। जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर से पहले और पहले चले जाओ, मुगल्स थे, डिफरेंट डायनेस्टी रूल करती थी। वो एक एक आदमी से ये नहीं पूछती थी कि हमने लगा दिया दुगना लगाम, देना पड़ेगा या नहीं दोगे, कुछ पूछती नहीं थी, जैसा मर्जी वैसा रूल वो बना देती थी। ठीक है, तो जब आजाद हुए या संविधान बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया, तो हमने एक बात को ध्यान में रखा कि हमको जो भी करना होगा हमें हर सिटीजन का कंसर्न लेना होगा। और वो कंसर्न कैसे होगा, एक एक आदमी से पूछेंगे नहीं, वो जिनको वोट दिए, जिन्होंने उनका राय ले लिया। फॉर एग्जाम्पल राघव चड्ढा यहाँ के विधायक है, अपने आपके करोलबाग के विधायक है, राजेंद्र नगर करोलबाग के। राघव चड्ढा ने जो डिसीजन ले लिया वो आपका ही डिसीजन है एक तरह से, इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि आपने ही चुनकर उनको भेजा। अब वो सही हो या गलत हो, ठीक है, ये आगे समझ पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें से अब सवाल आएगा, सर ये ऐसा लिखने को तो ही ना आएगा, लिखने का तो पहले आता था, एमसीक्यू कैसे बनेगा। 4 पॉइंट दे दिया मैंने, पावर शेयरिंग के फीचर हैं, या पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कोई बात ऐसी भी स्टेटमेंट लिख देगा जो कि इससे बिल्कुल हटके होगा। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि कोई अपनी मनमानी कर सके या एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बन सके। कभी नहीं ऐसा होता है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के तो अपोजिट में था ना पावर शेयरिंग, बात समझ रहे हैं, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसे बनेगा एमसीक्यू। ठीक, याद रखना, मतलब इसको दिमाग में रखना पड़ेगा ही। अच्छा, इसमें ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के पावर शेयरिंग को हम लोग एक नाम देते हैं प्रूडेंशियल। क्या नाम देते हैं, प्रूडेंशियल। और ये दोनों जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोरल ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ मोरल ग्राउंड। अब ऐसे भी हो सकता है
कि विच ऑफ द फीचर इज अ प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, और स्टेटमेंट दे देगा जो कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, सो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकंड इज मोरल। Why prudential reason? While prudential reason stress the power sharing will bring out better outcome of moral reason, emphasize that very act of the power sharing has a valuable। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बेहतरीन आउटपुट निकालने में काम करते हैं। अगर प्रूडेंशियल काम करेगा तभी मोरल आउटकम निकलेगा, अगर मोरल काम करेगा तभी प्रूडेंशियल आउटकम निकलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये कुछ कहानी है, इसको देखिएगा बाद में। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहीं से हम देखेंगे फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो यहीं पे आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है इस वाले पैराग्राफ में या इस टॉपिक में? पढ़ सकते हैं आप लोग, इसको समझ सकते हैं ना? क्यों भैया, एमसीक्यू यही बनेगा फीचर। इस पैराग्राफ से क्या एमसीक्यू बनेगा? डेटा तो है नहीं, इसमें कोई डेटा है नहीं है, फैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई डेट नहीं है, यहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं है। यहाँ पे बनेगा जो भी वो कॉन्सेप्ट बेस बनेगा कि आप समझते क्या है पावर शेयरिंग से, या प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग क्या होता है और मोरल पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं। यही एमसीक्यू बन सकता है इस पैराग्राफ से। हमें हर पैराग्राफ से एमसीक्यू बनाने हैं। ठीक है, इसमें अभी फैक्ट नहीं आएगा, फैक्ट हिस्ट्री वाले चैप्टर में भर भर के आएगा, और एग्रीकल्चर चैप्टर है जैसे ज्योग्राफी है ना, उसमें बहुत फैक्ट है। इसमें तो थोड़ा ही बहुत कम, ये चैप्टर भी बहुत छोटा माना जाता था पहले, 1 से 2 ही क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से, ज्यादा बोर्ड के ज्यादा इसके क्वेश्चन है भी नहीं प्रीवियस ईयर के। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर अगर कुछ समझाने लायक हो तो मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। The idea of power sharing has emerged in opposition to notation of undivided political power। Undivided political power का मतलब क्या होता है? ताकि यूनिटी से गवर्नमेंट चल सके, ठीक है, स्टेबिलिटी से गवर्नमेंट चल सके, पॉलिटिकल पावर अनडिवाइडेड। ऐसा ना हो सरकार बनी, मान लो ये 300 लोग बने और इस 300 में मान लो 300 अलग अलग पार्टी के हों या 10 अलग अलग पार्टी के हों, कभी मेजोरिटी आएगी नहीं, तो कभी गवर्नमेंट बन नहीं पाएगा। मान लो मिलकर बन भी गए, इसको तो कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, तो एक बंदा एक सेट बोलेगा 10 लोग कि नहीं भाई हम पसंद नहीं करते, हमें आपसे दोस्ती तोड़ देनी है, सरकार गिर गई। केजरीवाल की सरकार गिरी थी ना, कुछ 1848 वीक में ऐसे कुछ गिर गई थी सरकार, क्योंकि लोगों ने, कांग्रेस ने अपना सहमत वापस ले लिया था। 2014 के आसपास की बात है। तो अगर मान लीजिए कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है और कोई जो है अपना सहमत वापस ले लेता है कि हम आपके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, तो सरकार कोलैप्स कर गई। और जब सरकार कोलैप्स कर गई तो फिर इलेक्शन होगा, तो फिर चलता रहेगा, कोलैप्स इलेक्शन, कभी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। ठीक है, For a long time, it was believed that all power of government must reside in a one person or group of person located at a one place. It was felt that if power to decide is dispersed, it would be not possible to take a quick decision and enforce them. But this notation has changed with the emergence of democracy. On a basic principle of democracy is that power are the source of all the political party। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? कहा गया कि स्टार्टिंग में ये सोचा जाता था कि अगर हम पावर सबको बांट दिए तो कोई सहमत होगा नहीं। मान लो घर में 4 लोग और उन चारों से पूछा जा रहा है कि भैया कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, सबकी अपनी 4 पसंद, किसी एक गाड़ी पे वो राजी नहीं हो रहे, कोई कह रहा है ये वाली गाड़ी लो, कोई कह रहा है ये वाली गाड़ी लो, तो गाड़ी कभी आएगी ही नहीं घर में। तो ये माना जाता था कि जैसे किंग होते थे, किंग बोलते थे कि सारा पावर हमारे हाथ में अगर है तो हम एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं या तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, टाइम टेकिंग नहीं होगा। पावर शेयरिंग का एक ड्रॉबैक ये है, डेमोक्रेसी में टाइम बहुत लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी को बनने में कितने साल लग गए, आज आपको इंप्लीमेंट दिख रहा है, उसके पीछे 20-25 साल लग गए उसको बनने में, इंप्लीमेंट होने में कितने साल लग गए, 7 साल तो बीजेपी की सरकार हो गई। ऊपर से किसान बिल अभी बनेगा फिर इंप्लीमेंट होगा। जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो आई है न्यू वाली, अभी लागू नहीं हुई ना, अभी आई है, एक नहीं आई है, वो उसको चेंज किया गया है। ठीक है, वो अलग डिबेट का टॉपिक, बट एक आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो चेंज किया गया है पूरा पढ़ाने का फॉर्मेट को। वो कब लागू होगा, कब इंप्लीमेंट होगा, आ तो गई है, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद, बना कब, 10 साल पहले से चल रही थी प्लानिंग। सो पावर शेयरिंग में टाइम ज्यादा लगता है डिसीजन लेने में। और कोई ऑटोक्रेट होगा, जैसे मैं हिटलर हूं, मैं तुरंत डिसीजन लेकर मुझको बम मारना है, क्योंकि मेरे को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल चाइना इज अनडेमोक्रेटिक कंट्री, उसको नहीं पूछना है या उसको अपने लोगों से नहीं पूछना, तो जो करना है वहां के प्रेसिडेंट तुरंत कर देंगे।
तो डिसीजन क्यों हुआ, जल्दी से ले सके। पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी का ये ड्रॉबैक है कि डिसीजन डिले हो जाता है। प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि गलत नहीं होता है, ज्यादातर चांसेस में रिग्रेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। On the one basic principle of democracy is that people are the source of all the political power. People are the source of all political power. इसमें फर्स्ट लिख लो, ये लिख लो, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट, ये नोट्स आपको बाद में जब रिवाइज करोगे तो आपको बार बार बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ऑल पॉलिटिकल पावर। फिर से यहां पे कहा गया है पीपल, पॉलिटिकल पावर और सोर्स। डेमोक्रेसी में जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझाते फिर लिखेंगे। लिखा है इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कैसे, मेरा इंस्टीट्यूशन क्या है, मैं अपने आप को रूल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल लॉ, जुडिशरी। इनडायरेक्टली मुझे तो पता है ना कि मैं सेफ हूं, कोई आके मुझे बम नहीं मार देगा, रूल्स बनाए गए। क्राइम होना अलग चीज है, बट मुझे अंदर से सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई हमको गोली नहीं मार देगा। क्राइम होना अलग बात है, बट कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ, क्यों, क्योंकि आपको पता बैकग्राउंड में कि कहीं ना कहीं रूल है, लॉ है, पुलिस है, जज है, मतलब कोर्ट है जो हमें इंसाफ दिला सकता है। तो वही है सेकंड पॉइंट। वो अलग बात है, वो तो मतलब वो अलग कॉन्टेस्ट है, वो तो अलग कॉन्टेस्ट है, ठीक है। सो पीपल रूल themselves through institution of self governance। व्हाट इज सेल्फ गवर्नेंस, आपने जो सरकार बनाई है क्या उन्हीं द्वारा आप गवर्न कर रहे हो या गवर्न किए जा रहे हो, आपने चूज किया ना, जो पीएम है वो आपका चुना हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली सेल्फ गवर्नमेंट है वो, आप ही गवर्नमेंट हो, जनता ही गवर्नमेंट है। कहते हैं ना जनता की अदालत, जनता ही गवर्नमेंट है, जनता ही गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। नहीं पसंद है केजरीवाल, किसी और को वोट देके किसी और को बना दोगे तुम अगले 5 साल बाद, क्योंकि आप तो वो आपने खुद चूज किया, ठीक है, वो है सेल्फ गवर्नमेंट। In a good democratic government, due respect is given to diverse group and view that extinct in the society. Everyone has a voice in the shaping of public policy, and therefore it is followed that democratic political power should be distributed among many citizens as a possible. But कैसे करेंगे? ठीक है, ये बात कही गई कि इन डेमोक्रेसी जो है पावर शेयरिंग वो जनता के बीच में होनी चाहिए पॉलिसीज को बनाने के लिए। जैसे एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई कि मिनिमम 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, सरकारी स्कूल बनाई गई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के थ्रू। बट ये बना तो किसके लिए बना, जनता के लिए बना, जनता ने डिमांड किया, सिटीजन ने डिमांड किया, तो वो किस तरह से करे, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई मैकेनिज्म होगा, वो ही मैकेनिज्म हम आगे बात करेंगे। पहला है, ये हो गया ना, सेकंड मिटा दूं, ठीक है, सॉरी। पहला कहा गया पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन। गवर्नमेंट के ऑर्गन क्या क्या होती है, ऑर्गन। अब ऑर्गन मतलब यहां पे बॉडी पार्ट्स नहीं है, ऑर्गन मतलब वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। पहली लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। ये है गवर्नमेंट के ऑर्गन सॉरी।
ठीक है। लेजिस्लेचर में यही लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट ये सब आता है, ये लॉ बनाता है, टू मेक अ लॉ। मान लीजिए लॉ बन गया कि कोई भी लॉ बन गया, ट्रिपल तलाक का जैसे लॉ बना मुस्लिमों के लिए, ट्रिपल तलाक लॉ बना था अभी, ठीक है। हाँ, अभी लॉ बन गया, सही बना गलत बना वो जुडिशरी देखेगी। लॉ बन गया, उसको इंप्लीमेंट करना है, टू इंप्लीमेंट द लॉ, इसको एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, टू इंप्लीमेंट द लॉ, लागू करना। जैसे आपको पता चल गया कि अब हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो आपको 5,000 का चालान कटेगा, ये लॉ बन गया ना। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, जो रूल होगी, जो सत्ता में होगी, ठीक। एंड जुडिशरी ये करेगी चेक कि सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं कुछ भी लॉ बन गया, ऐसा तो नहीं कि हेलमेट नहीं पहनेगा तो 5 लाख का चालान लगेगा, उतनी की तो गाड़ी नहीं है, ले जाओ भाई, 60,000 की गाड़ी खरीदा हमने, 4 साल पुरानी हो गई, ले जाओ। ऐसा भी लॉ नहीं बनना चाहिए कि आप घर का बिजली का बिल नहीं भरा तो आपके घर का घर जब्त, सरकार ने घर ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। लॉ जो भी बनना चाहिए वो एक बाइबल लॉ होना चाहिए, एक जस्टिफाइड लॉ होना चाहिए। वो कौन काम करेगा, जुडिशरी। समय समय पे जुडिशरी गवर्नमेंट के काम पे ध्यान रखती है, चेक एंड बैलेंस करती है, और ये सब आपस में चेक करते हैं काम। ये इसको चेक करता है कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसको चेक करता है, ये इसको चेक करता है, और ये इसको चेक करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस। और ये भी नहीं है कि लेजिस्लेचर बोलेगा नहीं मेरी सरकार है, मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा भी नहीं है। या ये कहेगा नहीं तू बात मेरी मानो नहीं तो मैं तुमको उड़ा दूंगा, ऐसा भी नहीं है। ऑल ऑर्गन्स आर हैव अ इंडिपेंडेंट पावर। इनको ये पावर मिला कहां है, ओरली नहीं मिला है, इसको भाई साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सुंदर से लिख के चले गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मस्त जो है 24-25 पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, 25 पार्ट का हमारा, उसमें 400 के करीब आर्टिकल हैं, ठीक है। इतनी बार अमेंडमेंट, 104 या 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है, उन सब में ये बातें लिखी गई हैं, रूल बुक बना के चले गए वो, और रूल बुक के अनुसार ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी अपनी ताकत को गलत प्रयोग ना करे, मतलब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना कर ले कि नहीं मेरे पास रूल था मैं कुछ भी लॉ बना दूंगा। सो के उठे इन्होंने लॉ बना दिया कि ठीक है अब जितने बच्चे हैं 18 साल के उनको सबको आईफोन बांट दो फ्री में, ऐसा नहीं। फिर चेक करेगी जुडिशरी, बोलेगी पैसा कहां से आएगा, और बच्चे से खराब होंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये कहेंगे भाई पैसा ही नहीं हमारे पास, कैसे बांट दोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। सो लॉ जो भी बनना चाहिए वो एक दायरे के अंदर बनना चाहिए और आपस में काम करते हैं, और इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, in which all the organs have a equal power, equal right to implement the law, check the law and make the law, ठीक। लेजिस्लेचर में आपका वही लोकसभा, राज्यसभा आता है, पूरा पार्लियामेंट सिस्टम आता है, प्रेसिडेंट भैया आते हैं, बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई कानून नहीं बनता है, भैया वो साइन करेंगे तभी कानून बनेगा। तो लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इज इट क्लियर? ओके, तो यही है, इसको पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाई? अगेन हॉरिजॉन्टल ही क्यों कहा गया इसको, या इसके फीचर क्या है, ये बनेगा 4 पैराग्राफ में, या 4 इसके बुलेट्स बन जाएंगे एमसीक्यू में। बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट अ सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। क्या ये ऊपर नीचे है? ये सेम लेवल पे है, दे हैव अ सेम लेवल। इसकी ताकत आपस में बराबर है, ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर इसके नीचे है, जुडिशरी इसके नीचे है। सबको इक्वल पावर दिया गया है, इक्वल राइट दिया गया है अपने जो भी इनको ताकतें दी गई हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और गलत करेंगे तो चेक भी करेगा, ठीक है। दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का सबसे अभिन्न अंग है, अगर मैं हिंदी में और बोलूं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड ईच ऑर्गन, अच्छा साथ ही साथ सच सेपरेशन इंश्योर्ड दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। हर ऑर्गन ये आपको विश्वास दिलाएगा, इंश्योर करेगा कि हम अपनी ताकतों का गलत प्रयोग नहीं करेंगे। गलत मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे, बनेगा ही नहीं, बनाएंगे तो ये इसको डांट लगाएगा। ये दोनों अगर मिलके मान लो, दोनों मिल गए इन केस, मान लो यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे बीजेपी, तो ये भाई साहब किसी के नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है ना।
जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ये दोनों को फटका लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा इलेक्शन से नहीं जाता है, कंपटीशन क्रैक करके जाता है। इसमें जो जज बनता है वो किसी के चापलूस नहीं होता है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं देखने को मिलता है, बट थ्योरेटिकली यहाँ पे कोई भी लोग चापलूस नहीं होते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट बीजेपी है, यहाँ पे भी बीजेपी के ही लोग हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिशन भी बैठा है ना, जो विरोध करेगा कि नहीं नहीं गलत लॉ बना है, जनता में आएगा, फिर जनता विरोध करेगी तो जनता मान जाएंगे। जैसे कि किसान बिल का अगर विरोध नहीं करती अपोजिशन, या मतलब कॉमन स्फीयर में नहीं आता, तो बिल कब का पास होकर एक्ट बन गया होता जल्दी जल्दी में, बट वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब सब लोग बच्चे बच्चे जान गए कि क्या चीज है, तो उस पर सरकार सतर्क हो गई कि भाई थोड़ा बचा के कुछ भी नहीं करो, ठीक है। फिर जुडिशरी ने बोला कि जल्दी निपटाओ, इतने दिन का टाइम दे रहे हैं हम आपको, किसान बैठे हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, रोड ब्लॉकेज है। जुडिशरी फटकार लगाती रहती है समय समय पर, न्यूज़पेपर में आर्टिकल चलता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार सरकार को, ठीक है। या वैक्सीन पे लगाती रहती है कि पैसा कहाँ गया, क्यों खर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस रिजल्ट, हाँ, each organ check other and this result in a balance of power among the various institutions, एक एक organ के बाद। And last year we studied that democracy, even though minister and government officially exercise power, they are responsible for the parliament or state assembly. Similarly, the judge are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislature, and this arrangement is known as system of check and balance। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, चार डेफिनेशन दे देगा, चार डेफिनेशन दे देगा, जिसमें से हो सकता है चार सही हो एक गलत हो, या एक ही सही हो चारों गलत हो। ये एक ऑप्शन देगा तीन सही होगा, लिखेगा ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। तो अगर सारे डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे बुलेट, तब क्या कहोगे? मतलब नॉलेज डीप होनी चाहिए। ये मत समझना कि एमसीक्यू तो ऊपर ऊपर से आएगा, वो और डीप में जाएगा। एमसीक्यू सबसे खतरनाक है। हम अपने तैयारी की बात कराएं, हम लोग की जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है यूपीएससी में, मेजर बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रिटन एग्जाम मेंस में, बट वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एमसीक्यू होता है, आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। तो एमसीक्यू इज अ मोर डेंजरस। हाँ, पेपर आसान आएगा उसकी गारंटी है, उसका उन्होंने सीबीएसई ने बोला कि पेपर ठीक है मॉडरेट आया, बट ये नहीं कि एकदम बिल्कुल पढ़ाई से नाता नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दूसरा पावर शेयरिंग है वर्टिकल। उसमें वर्टिकल में तो एक बहुत शक्तिशाली होगा, एक थोड़ा कम होगा, एक सबसे कम होगा, लेकिन ये नहीं कि कोई कार्टेल करेगा दूसरे की पावर को। ये भी बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर मेंशन है। आए दिन आप सुनते होंगे कि केजरीवाल कहते हैं कि एलजी साहब ने हमारी फाइल रोक ली, हम कब का फ्लाईओवर बना दिए होंगे यहाँ पे। एलजी साहब हमको ये नहीं करने देते, एलजी साहब स्कूल नहीं खोलने देते। सुने, न्यूज देखती है? नहीं, मैं बताता हूँ। हमेशा आए दिन जो है केजरीवाल परेशान है कि जो एलजी है दिल्ली का, वो उनको काम नहीं करने दे रहा है। काम करने क्यों नहीं दे रहा? हाथ पकड़ लिया क्या? नहीं, कुछ पावर सेंटर के पास बहुत है, जैसे कि मेट्रो में लड़कियों के लिए किराया फ्री करना, ये सेंटर की पावर है। केजरीवाल को बोले हुए 2.5 साल हो गया, 2-3 साल करीब हो गया, नहीं फ्री हुआ। बसों में हो गया, बस किसके हाथ में था? केजरीवाल के हाथ में, कर दिया। मेट्रो किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में, नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं पावरफुल है सेंटर, तभी तो नहीं करने दिया उसका काम। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो सेकंड है द पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल। तो दूसरा है एट डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल। फर्स्ट, सबसे पहले लेवल पे कौन होगा? सेंटर। कौन होगा? सेंटर, या इसी को हम लोग यूनियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन भी कहते हैं। लेवल 1। लेवल 2 पे कौन होगा? स्टेट। जैसे दिल्ली है, किसी का यूपी होगा, किसी का हरियाणा होगा, किसी का कुछ और होगा स्टेट, है ना, जहां का वो है। लेवल 3 लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती सिस्टम आता है, पंचायत, ठीक है, एमसीडी आती है। इन सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इन सब में अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ तो इसका मतलब होगा, इस तरह से अरेंज करने का मतलब होगा ये भाई इसके पास थोड़ी ज्यादा पावर होगी, इसके पास थोड़ी कम होगी, और उससे कम इसके पास होगी। लेकिन जो पावर इसको दे दी गई है उससे ये छीन नहीं सकता है, जो पावर इसको दे दी गई है उससे ये छीन नहीं सकता है, जो पावर इसको दे दी गई है दोनों छीन नहीं सकते हैं। बात समझे? हाँ, अपनी पावर को लेकर ताकतवर है, अपने एरिया में शेर है ये। कैसे शेर है? कैसे शेर है? पूरे जितने भी टॉपिक्स होता है हमारे भारत में, जितने टॉपिक्स है, जैसे सोचो एग्रीकल्चर, पावर, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सड़क, टॉपिक्स है ना छोटे छोटे, इन सारे टॉपिक को लिस्ट में डिवाइड किया गया। किसमें?
लिस्ट में, इन लिस्ट में बातें लिखी गई, तीन तरह की लिस्ट बनाई गई, तीन तरह की लिस्ट। पहले को कहा गया सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट कहा गया। क्या कहा गया? यूनियन लिस्ट। दूसरे को कहा गया स्टेट लिस्ट, और तीसरे को कहा गया कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी बातें लिखी होंगी, समझो एक वो है मेनू कार्ड, जो भी बातें इसमें लिखी गई, जैसे लिखा गया डिफेंस, डिफेंस में जितने भी रूल्स होंगे कि हम कौन सा जहाज खरीदेंगे, कौन सा फाइटर प्लेन खरीदेंगे, आर्मी की रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, हम ट्रेनिंग कौन देंगे, केवल ये नियम बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये इंटरफेयर भी नहीं करेगा, ये इंटरफेयर भी नहीं करेगा। ऐसे ही स्टेट को दिया गया कि कितना पैसा कलेक्ट करोगे ऐसा टैक्स, बिजली कितने रुपए दोगे तुम। भाई केजरीवाल ने बिजली माफ किया है, सरकार ये तो नहीं चाहती थी बिजली माफ हो, नुकसान हो रहा है, बट केजरीवाल ने किया क्योंकि वादा किया था, तो किसके आ गया? स्टेट लिस्ट में, इसके कंट्रोल में। कंकरेंट में दोनों मिलकर बनाएंगे, इसको उतना नहीं पावर दिया कि फिर तो लोकल बॉडी दोनों पे निर्भर रहती है, मेजरली ये दो टायर ही होते हैं। ये तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत देर बाद बनाई गई थी पंचायत लोकल बॉडी, काफी सालों बाद बनाई गई थी। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वर्टिकल। इसमें भी सब इंडिपेंडेंट है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसके पास बहुत पावर है। जैसे बजट पेश करना पूरे देश के लिए, इसी के पास, ये अपने स्टेट के लिए कर सकता है ना, कि मैं 2 रुपए या 2 करोड़ रुपए खर्च करूंगा एजुकेशन पे, दिल्ली के एजुकेशन पे। दिल्ली वाला बंदा हरियाणा के एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च कर सकता है, बात समझिए एजुकेशन पे, लेकिन ये हरियाणा पे भी कर सकता है, दिल्ली पे भी कर सकता है, जहां उसकी मर्जी हो वहां पैसा खर्च। सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, ये बहुत, ये जो चीजें आप पढ़ रही हैं ये पूरा अलग डोमेन है पॉलिटिकल का, मतलब जैसे जो लॉ वगैरह करते हैं तो बहुत अलग डोमेन है, इसका सबसे एक्सट्रैक्ट वर्जन पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि सरल भाषा में समझ आए आपको। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम आपकी क्लास छोड़ देंगे। पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल, एट अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल एंड रीजनल लेवल। प्रोविजनल मतलब होता है स्टेट, अंग्रेज देखे गए थे नाम। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ये पूरी जो व्यवस्था होती है इसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, या यूनियन पे जो होती है इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कहा जाता है फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूरे को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये हमने बोरो किया था, आई होप ब्रिटेन से शायद बोरो किया था, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा कहां से बोरो किया था हमने। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बड़ा टॉपिक है, यहीं रोकते हैं इसको, पेज नंबर 8 तक ही रोक रहे हैं, ये भी टाइम लगेगा इसको। अच्छा एक चीज और छोटा सा, पहले इसको बंद कर दो। कैसे बंद होगा भाई? यहीं सो जाएगा, यहीं सोगा? कहाँ सोगा भाई? आईफोन वाले बंद करो, आईफोन नहीं चला रहा।